नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बर्निंग इशू पे डिस्कशन करेंगे, वो है एफआईआई की सेलिंग। आप हेडलाइन नंबर्स देखते हैं, रोज नंबर आ रहे हैं कि एफआई 5,000, 10,000, 15,000 करोड़ का माल बेच रहा है। इन नंबर के पीछे कहानी क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे, इसका इम्पैक्ट जानने की कोशिश करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एफआई किस किस तरह के इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं और एफआई का इम्पोर्टेंस क्या कम होते जा रहा है क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत बड़े लेवल पे मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबसे पहले आज की तारीख में जो टोटल लिस्टेड कंपनीज है उसके अंदर 51% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआई की होल्डिंग सेकंड लार्जेस्ट है 21% के आसपास। म्यूचुअल फंड 7% है और उसके बाद बाकी इन्वेस्टर्स है। तो हम एफआई जो कर रहा है उसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत बड़े लेवल के ऊपर आ गए हैं। तो इस डिस्कशन में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मिस्टर आशीष सोमैया, जो व्हाइट ओक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ हैं, म्यूचुअल फंड के वेटरन हैं और इनकी कंपनी व्हाइट ओक है, जिनके फंड है जो इंटरनेशनल मार्केट से लोग इनके फंड में पैसा डालते हैं। तो इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो थ्योरेटिकल ज़्यादा, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि अमंग ऑल द फंड मैनेजर परहैप्स दे आर द बेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ एफआई सेलिंग ऑन इंडियन मार्केट। सो वेलकम आशीष। थैंक यू। तो पहले हमको बताइए सारे ऑडियंस को कि हम जब एफआई की बात करते हैं तो ये फेयर है कि हम सारे एफआई को एक ही ब्रश से पेंट कर दें कि एफआई बेच रहा, मतलब सारे एफआई माल बेच रहे? हाँ, देखिए, जैसे विजय जी, कई बार जब हम सोशल मीडिया पे रीड करते हैं या लोगों के कमेंट्स को सुनते हैं तो कई बार हमको ऐसा महसूस कराया जाता है कि ये एफपीआई मतलब ये एक प्राणी है, केवल एक प्राणी जो जब मन बनता है तब कुछ करता है, राइट। बट जैसा आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया, कई तरीके के होते हैं। जैसे बड़े से बड़े सोवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं, दुनिया भर के बड़ी कंपनियों के, बड़े स्टेट्स के पेंशन फंड्स होते हैं। एक तरफ से देखें तो कई सारे एफपीआईज क्या हैं, जैसे हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनली म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, पेंशन फंड्स होते हैं। कई जगहों पे बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के खुद के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। कई जगहों पे जैसे प्राइवेट बैंकर्स हैं, स्विस है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, प्राइवेट बैंकर्स है, मल्टी फैमिली ऑफिसेज है जो इनके क्लाइंट्स के बिहाफ पे एलोकेशन करते हैं। कुछ तो शॉर्ट टर्म हेज फंड्स होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट फंड्स होते हैं। तो देखने वाली बात क्या है कि अगर आप ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप देखें तो एफपीआईज के अंदर भी 3 या 4 तरीके के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। एक तो जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम सबको समझ में आता है, जो फॉरेन म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनके इंडिया डेडिकेटेड फंड्स होते हैं, या कभी किसी का ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड है, किसी का ग्लोबल इक्विटी फंड है। तो एक तो आप ले लीजिए जो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, जो ऑर्गेनाइज्ड व्हीकल्स हैं वो। दूसरा आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो खुद यहाँ पर आकर के सेबी के साथ एफपीआई रजिस्टर करते हैं अपना। दे कुड बी सोवरेन वेल्थ फंड्स हो सकते हैं, पेंशन फंड्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे अभी कैलिफोर्निया स्टेट का पेंशन फंड है, वो भी पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। या जैसे आप समझिए कि नॉर्वे है, यहाँ की जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, इनका फंड यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं, बड़े बड़े पेंशन फंड्स हैं, कंट्री लेवल के फंड्स हैं। तीसरा अगर आप देखें तो मैक्रो बेस्ड हो सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट हो सकते हैं, हेज फंड्स हो सकते हैं। और चौथा, जैसा मैंने बताया, कि फैमिली ऑफिसेज हो सकती हैं, प्राइवेट मल्टी फैमिली ऑफिसेज हो सकती हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकर 2 या 3 है और वो एक सिलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए अपना डिसीजन बना रहे हैं। तो ये ना ही सोवेरिन है, ना ही ये पेंशन फंड तरीके के, या ना ही ये म्यूचुअल फंड तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। तो ब्रॉडली ये 3-4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि सबके कंसिडरेशंस अलग हैं। जैसे मैंने बताया कि एक तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखें, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, तो वो तो हमारे आपके जैसे हैं। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, हमारे मार्केट में भी ऐसा होता है कि रिटर्न अच्छा आता है तो लोग सब खुश रहते हैं, बहुत पैसा बनता है तो पैसा आ जाता है। लेकिन कभी जब मार्केट में ऊंच नीच होती है तो लोग पैसा खींच लेते हैं। तो जब उनके निवेशक उनसे पैसा खींचेंगे तो उनको हमारे मार्केट में सेलिंग करनी पड़ेगी, वरना पैसा कैसे लौटाएंगे। बट जैसे कई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सोवरेन वेल्थ फंड्स है, पेंशन फंड्स है, इनका फ़र्ज़ कीजिए कि पूरे के पूरे कॉर्पस में अगर आप अज्यूम करते हैं कि 5% एलोकेशन इंडिया में है, तो वो 1-2% कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 5 का 0 और 5 का 15 होना मुश्किल है। तो ये लोग क्या रोज़ सुबह उठ करके नहीं डिसाइड करते कि भैया इंडिया का मार्केट ख़राब है, निकल लो, इस तरीके का नहीं होता है। बट टैक्टिकल भी, और कुछ जो मैंने एक आपको कैटेगरी डिस्क्राइब किया वो टैक्टिकल भी होता है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया,
तेल का दाम बढ़ गया तो इंडिया का मार्केट सफ़र करेगा, तेल का और कमोडिटी का दाम बढ़ गया तो इंडिया से निकाल के ब्राज़ील में डालना चाहिए, जो मैक्रो बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। तो तरह तरह के इन्वेस्टर्स हैं और सबका अपना अपना नज़रिया है। तो लंबा जवाब दिया मैंने, लेकिन ये कोई एक प्राणी नहीं है। जैसे हमारे मार्केट में भी हज़ारों लाखों की तादाद में इन्वेस्टर्स है, वहाँ पे भी उतनी ही डाइवर्सिटी है। नहीं, लंबा जवाब दिया, लेकिन जानना जरूरी है इन्वेस्टर को, क्योंकि एफआई को एक ही एंटिटी समझता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा क्लेरिफाई किया कि हो सकता है कि जब हम एफआई की सेलिंग देख रहे हैं उस टाइम कुछ एफआई जो एक्चुअली बाइंग भी कर रहे होंगे। Absolutely. जैसे नॉर्मल आज हम इंडिया में देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर, सपोज वो ट्रेडर वो बेच रहा है, लेकिन हो सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस टाइम बाजार में खरीद रहा हो, और काफ़ी अलग अलग कंसिडरेशन से है। तो ये नहीं लग रहा है कि इंडिया के ऊपर उनका कोई व्यू चेंज हो गया, वो अभी ऐसा माहौल नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं। देखिए अभी भी जैसा हम देखते हैं, एक चीज़ है को लंबा डेटा देखना चाहिए। देखिए जैसे 1991 में पूरे के पूरे इंडिया की जो मार्केट थी, हमारा मार्केट कैप था 2 लाख करोड़, और ये जब 2 लाख करोड़ था ना, तब एफआईआई का इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, अलाउड नहीं था, बिकॉज एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं थी। आज हम 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप रिपोर्ट करते हैं। 3 ट्रिलियन मतलब 350 लाख करोड़ के आसपास का नंबर। अब जब 2 लाख करोड़ में ज़ीरो होल्डिंग थी और 350 लाख करोड़ में 21% होल्डिंग है, तो पता नहीं कब बेच रहा है और कौन बेच रहा है। और जैसा आपने पहले बताया, अगर आप इसको प्रमोटर होल्डिंग, गवर्नमेंट होल्डिंग निकालते हैं और फ्री फ्लोट देखते हैं, जो मार्केट में, देखिए प्रमोटर का और गवर्नमेंट का होल्डिंग तो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता नहीं, तो ट्रेड होने नहीं वाला है। तो एक्चुअली अगर आप लिक्विडिटी फ्री फ्लोट में देखते हैं तो 40% ओनरशिप है उनके पास एफआई का। हाँ, तो 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप में ज़ीरो होल्डिंग और 350 लाख करोड़ के मार्केट कैप में, मतलब चढ़ते मार्केट कैप में 0 से 21% गार्नर कर लेना, तो ये कोई, तो देखिए महीने दर महीने, 3 महीने, 6 महीने में वो उनका पैसा भी उनकी मिल्कियत तो है नहीं, वो पैसा भी उनके निवेशकों का है। तो उनके निवेशक उनको पैसा देंगे तो पैसा लगाएंगे, उनके निवेशक पैसा खींचेंगे तो वो खींचेंगे। तो इसमें कोई किसी का, कई बार तो मैं लूज टॉक ये भी देखता हूँ कि इसमें किसी का कोई एजेंडा है या कोई मार्केट इस तरीके से, ये सब आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ कि एफआई की चिंता करनी नहीं चाहिए, हमको चिंता करनी चाहिए कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत पैसा डाले, अभी भी इनकी होल्डिंग बहुत इंडिया में कम है, थ्रू म्यूचुअल फंड खाली 7% ही है। एब्सोल्युटली लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो ये हमको, हमारा प्रॉब्लम ये नहीं कि वो लोग बेच रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ओन करते हैं ऑलरेडी। हाँ, आप देखिए बड़ी फनी चीज़ है, एक कंपनी एशियन पेंट, उसमें शेयर होल्डर्स हैं 7 लाख, और पेटीएम में उससे 2-3 गुना ज़्यादा शेयर होल्डर्स। एब्सोल्युटली। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स, बट एक रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट हम बता रहे हैं। अभी जो एफआई की सेलिंग हो रही है उसमें आपको कुछ करेंसी का कुछ रोल लगता है या वैल्यूएशन का कुछ रोल लगता है, या इट जस्ट सम पार्ट टैक्टिकल, सम पार्ट इट इज इनफ्लोज? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके ऊपर? देखिए इसमें एक तरीके से आप देखिए तो चिकन एंड एग स्टोरी आप बोल सकते हैं कि अगर आप एक फॉरेनर के नज़रिए से देखें तो फ़र्ज़ कीजिए कि लंबे अरसे में इंडिया का रिटर्न है 11 to 12% कंपाउंडेड, मतलब आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, अर्निंग्स ग्रोथ देख लीजिए और इंडेक्स ग्रोथ भी देख लीजिए। अब क्या है कि लेकिन साथ ही साथ में 3 से 4% का करेंसी डेप्रिसिएशन भी है। तो अगर आप एक फॉरेनर के नज़रिए से देखते हैं, जिसको समझ में आ रहा है कि भाई अगर ऑयल और कमोडिटी का दाम बढ़ रहा है, स्पेशली जब ऑयल का दाम बढ़ रहा है या इंटरनेशनली किसी तरीके की टर्बुलेंस हो रही है, जैसे यूएस के इंटरेस्ट रेट्स का रुख बदल रहा है, तो अगर आप एक फॉरेनर के नज़रिए से देखिए और जब ऐसा उनको ऐसा फीलिंग आती है कि भाई रुपी वीक होने वाला है या डॉलर स्ट्रांग होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक जगह खड़े खड़े अगर आपका 4-5% का नुकसान हो, तो इंडिया का मार्केट और इंडिया की कंपनियों का परफॉर्मेंस तो साइड पे रखिए, अगर करेंसी वीक होती हुई नज़र आती है तो वैसे ही 4-5% तो लग जाएगा। तो उनके नज़र से आप देखें तो स्वाभाविक है कि भाई अगर तेल का दाम बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो थोड़े समय के लिए, और तो ये टैक्टिकल ज़्यादा टैक्टिकल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कुछ ब्रोकिंग कंपनी ने रिपोर्ट निकाली थी पिछले साल दिवाली के आसपास की इंडिया मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ऊपर चला गया, उसका थोड़ा बहुत कहीं कहीं पॉकेट में इन्फ्लुएंस हो सकता है। देखिए लंबी हिस्ट्री तो ये है कि इंडिया का मार्केट हमेशा से एक प्रीमियम पे रहा है और इसके तो बहुत सारे कारण हैं। अब आप पिछले 6 से 9 महीने का अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो एक ब्रिक्स की बहुत कवरेज होती थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब ऐसा हो गया विजय जी कि पिछले 9 महीने में डेमोक्रेसी की वैल्यू समझ में आ गई, क्योंकि 6 से 9 महीने पहले क्या हुआ कि सारे चाइना में टेक कंपनीज़ हैं, उसके ऊपर बहुत एक्शन हुई। अब आप देखिए रशिया ने यूनिलैटरली वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इमर्जिंग मार्केट बास्केट में या ब्रिक्स के बास्केट में
बड़ी से बड़ी दिग्गज कंट्रीज जो हैं वो, चलिए वो हमारे से डिस्काउंट पे ट्रेड करती थी, हम प्रीमियम पे ट्रेड करते थे, लेकिन उसमें एक तो डेमोक्रेसी का तो डिफरेंस आ ही गया कि यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग कहीं पे हो रही है, कहीं सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, कहीं पे जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन है, लेकिन उसका डिफरेंस आ गया। दूसरा आप देखिए कि इंडियन कंपनीज जो है वो ज़्यादातर काफ़ी सारी जो टॉप कंपनीज है कैपिटल लाइट है, हाई आरओई है, हाई कैश फ्लो जनरेशन है, जनरली गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी हाई है। तो हमारे पास ऐसा बहुत डेटा और इन्फॉर्मेशन है जिससे पता चलता है कि क्यों हमारा मार्केट एक प्रीमियम डिजर्व करता है। तो हिस्टोरिकली तो प्रीमियम पे रहा ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब तेल का दाम बढ़ता है, एक्सटर्नल सिचुएशन में ऐसा लगता है कि अब तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और मैक्रो सिचुएशन 10 साल पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया बहुत है, ज़्यादा अच्छी। और अब की बारी में ये 20 बिलियन का एफआईआई फ्लो की जो हम बात कर रहे हैं उसमें देखिए मार्केट पे कोई इतना बड़ा असर पड़ा नहीं, बिल्कुल actually। पड़ा नहीं है। दूसरा, आपकी बात को मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो अगर आप ट्रेड डिफिसिट देखते हो तो ट्रेड डिफिसिट में आप ऑयल निकाल दो और गोल्ड निकाल दो तो ट्रेड एक्चुअली सरप्लस है इंडिया में भी $4 बिलियन का। एब्सोल्युटली। तो आपका बात सही है। और ये देखो, ये ऑयल गोल्ड पे क्या होगा, ये कुछ बड़ा मुद्दा नहीं होता है। स्ट्रक्चरली आप बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, ब्रिक में खाली आई खड़ा रह गया। एब्सोल्युटली, बिकॉज ब्राजील इज वेरी कमोडिटी लिंक्ड, तो उनका फिलहाल में शॉर्ट टर्म। तो वहां भी आशीष बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कमोडिटीज तेज चला तो ब्राजील नहीं चल पा रहा इतना अच्छा, टेक तेज चला तो चाइना इज द वर्ल्ड लीडर है टेक में, यूएस के बराबर कॉम्पीट कर, लेकिन वहाँ अलग चैलेंजेस आ गए। इंडिया न तो टेक लीडर है न कमोडिटीज में, एक्चुअली परहैप्स वी आर द नेट इंपोर्टर। उसके बाद भी इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा है, तो इसका मतलब अपने स्ट्रक्चरल बहुत बड़े एडवांटेज और प्लसेस हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। हमको एक्चुअली सोचने वाली बात ये सोचनी चाहिए कि जब इतना सब 20 बिलियन की सेलिंग हो गई, जो हमारे मार्केट कैप में एक तो क्या है कि पहले के मुकाबले सेलिंग ज्यादा है लेकिन मार्केट कैप के परसेंटेज में कम है। अच्छा, एक पॉइंट लूंगा आपका। आपने मुझे कुछ डेटा दिखाया कि 2008 से 9 के पीरियड में अराउंड $15 बिलियन की सेल हुई थी जी। उस टाइम मार्केट 50% के आसपास टूट गया था जी और उस टोटल मार्केट कैप का करीब कुछ 2% के आसपास। बिल्कुल। 15 बिलियन सेल हुई, मार्केट 50% टूटा। यहाँ $20 बिलियन सेल हो गई है लेकिन मार्केट कुछ 5-6% टूटा। थोड़ा बताएंगे आप ये डेटा? हाँ, सो इसका बेसिक डिफरेंस यही है कि जैसे सेलिंग जो हो रही है वो मार्केट कैप के कितने परसेंटेज में हो रही है, सामने डोमेस्टिक बाइंग कितनी हो रही है, म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस के हाथ कितने स्ट्रांग हो गए हैं पहले के मुकाबले में। दूसरा क्या है कि अगर आप देखें तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कितना वो भी हमको देखना चाहिए। जैसे आज के तारीख में हमारा एफपीआई से ज्यादा एफडीआई फ्लो बहुत बड़ा आ रहा है। लॉन्ग टर्म रोलिंग, मतलब अगर 1 ईयर रोलिंग 2 ईयर रोलिंग हिस्ट्री देखें तो एफडीआई फ्लो इज एफपीआई फ्लो के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। दूसरा, डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्ट्रक्ट पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यहाँ पे भी हुआ है तो क्लियरली नज़र आ रहा है। और तीसरी चीज़ हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपने पहले डिस्क्रिप्शन दिया कि चाइना टेक लीडर है लेकिन अभी कुछ वहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ब्राज़ील कमोडिटी लीडर है लेकिन वहाँ पे कुछ अलग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो हमारा बावजूद इसके कि हम ये दोनों में नेगेटिवली पोजिशनड है टेम्पररीली, फिर भी मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि जब ये डस्ट सेटल हो जाती है, जब मामला ठंडा पड़ता है, तब किस तरीके का हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और मैंने हिस्टोरिकली हमेशा देखा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसमें यूएस के इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे बिकवाली हुई। 2020 में कोविड में तो हमारे यहाँ पे 1000 केस भी नहीं थे, उसके पहले ही वो पूरी बिकवाली हो गई, हम 40% डाउन हो गए। तो जब भी इंटरनेशनल रीजंस की वजह से हमारे मार्केट में बहुत पिटाई होती है, तो ऐसा नहीं कि हमको नुकसान नहीं होगा, शॉर्ट टर्म नुकसान होता है, लेकिन हमको सोचना ये चाहिए कि हमेशा ये दिखाया गया है कि जब मामला ठंडा पड़ता है तो जितना निकला था उससे कई गुना वापस आ जाता है, क्योंकि एक लेवल पे फंडामेंटल स्ट्रेंथ तो है ही, और जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले स्ट्रक्चरली जो डिफरेंसेस हैं वो तो है ही। अगर हम मार्केट का कॉन्स्ट्रक्ट, कंपनी का यूनिवर्स भी देखें तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स कॉर्पोरेट यूनिवर्स इंडिया का है। बिल्कुल ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज, हर एक सेक्टर में डाइवर्सिटी, मतलब टॉप 2 सेक्टर्स 40% के नीचे हैं। जैसे आप कई मार्केट देखें, रशिया जो है 60% एनर्जी और फाइनेंशियल है, ताइवान 68%। और यहाँ तो फाइनेंशियल का सबसे बड़ा होल्डिंग है, लेकिन फाइनेंशियल में खाली बैंक ही नहीं है, बिल्कुल क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक एक्चुअली दे आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन यू हैव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपको अलग अलग तरह का मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रजिस्ट्रार्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, काफ़ी है, बहुत अलग अलग। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो बहुत ही डाइवर्स यूनिवर्स है सेक्टर वाइज। और एक खास बात, हर सेक्टर में हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है। अगर आप NSE 100, BSE 200,
500, ये तीनों इंडाइसेस देख लीजिए और तीनों इंडाइसेस में भी आप सेक्टोरल डाइवर्सिटी देख लीजिए। हर इंडेक्स में हर सेक्टर की डाइवर्सिटी है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास हर सेक्टर की कंपनियां हैं, हर सेक्टर में लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप। और यही कारण है कि शायद इंडिया में एफआई होल्डिंग जो पहले कुछ कंपनियों में होती थी, अभी वो करीब करीब 1300-1400 कंपनियों में एफआई एक्चुअली इन्वेस्टर। सो दैट शोज कि दे हैव कॉन्फिडेंस नॉट ओनली ऑन टॉप नेम्स बट परहैप्स 1300-1400 इज अ बिग नंबर। और वो ये भी दर्शाती है कि एफआईआईज भी कितने डाइवर्स हैं। डिवर्स है, दोनों चीजें उसमें सामने आती हैं। अच्छा, एक नंबर हम देखते हैं तो नेट सेल्स के नंबर आते हैं कि 2015 में नेगेटिव थे, 2018 में नेगेटिव थे, 2021 में भी नेगेटिव थे एफआई के नंबर। ये खाली लेकिन सेकेंडरी मार्केट के नंबर है। अगर आप इसमें प्राइमरी मार्केट के नंबर ऐड कर दें तो मालूम पड़ेगा कि 2021 में एफआई नेट सेलर नहीं थे, एक्चुअली नेट बायर थे। एक्सेप्ट इन 2018, इन लास्ट 10 ईयर कोई भी साल ऐसा नहीं रहा कि एफआई। तो जब हम नंबर देखते हैं तो खाली हमको सेकेंडरी मार्केट के नंबर ही नहीं देखने चाहिए, अपने को प्राइमरी मार्केट प्राइमरी देखना चाहिए, एफडीआई देखना चाहिए, बहुत कुछ देखना चाहिए। और इसका वजह है कि करेंसी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। इतना $20 बिलियन का सेल होने के बाद भी एक्चुअली करेंसी पे इतना इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के अंदर नहीं आया। तो आशीष, इसका आपको क्या मतलब निफ्टी से क्या कोरिलेशन रहता है और ये कब तक मतलब रहेगा, और क्या आपका सेंस है इसके ऊपर? देखिए, वो इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो एक लंबे अरसे चला, मतलब 12 से 18 महीने। कोविड का जो दौर है वो भी 6 से 12 महीने चला। लेकिन अब की बारी जो हम देख रहे हैं वो एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट में यही होता है कि आमतौर पे लोग सोचते हैं कि भाई थोड़े दिन में सुलझ जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि आप हमेशा नेगोशिएशन, न्यूज़, मार्केट का बिहेवियर आप देखिए। मार्केट कहीं न कहीं पे इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे तेल के दाम गिर रहे हैं, इक्विटी मार्केट रिवाइव कर रहे हैं। गोल्ड में पहले थोड़ी बढ़त थी लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी बढ़त है नहीं। तो मार्केट के सारे सिग्नल्स या अंदेशा ये है कि कहीं ना कहीं पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन द नियर फ्यूचर कोई ना कोई एक तरीके का इसमें सोल्यूशन या सेटलमेंट निकल के आएगा। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट है, इसका यही होता है कि जो ही कोई तरीके का हवा का रुख बदलता है तो सडनली आपको एक अलग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो इसके ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत एग्रेसिव पोस्चर लेना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए और एंगेज रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि आशीष ने बोला कि एफआईज है, अलग अलग तरह के एफआईज हैं, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनकी जो होल्डिंग है उसके कंपैरिजन में कोई खास बड़ा सेलिंग नहीं है। और ये सेलिंग ज़्यादा टेक्टिकल हो सकता है, स्ट्रेटेजिक सेलिंग नहीं लग रहा है, कुछ वैल्यूएशन बेस्ड हो सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एफआई है वो एक्चुअली इंडिया में पैसा डाल रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं। अमंग ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड अगर आपको कहीं पैसा डालना है, दो इंडिया इज इमर्जिंग मार्केट फ्रॉम इकोनॉमिक पैरामीटर्स, बट फ्रॉम डेमोक्रेसी पर्सपेक्टिव इंडिया कॉम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से इंडिया बहुत ही अट्रैक्टिव एफआई के लिए डेस्टिनेशन है, रहा है और आने वाले पीरियड के अंदर भी रहेगा। तो हमारा मानना है कि एफआई सेलिंग हमको लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जिनका इक्विटी में एसेट एलोकेशन काम है वो बढ़ा सकते हैं, जिन्होंने एलोकेशन कर रखा वो अपना एलोकेशन रिटेन कर सकते हैं, और जब भी गिरे अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्टर इक्विटी में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.